अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। पिछले वाला हमारा टॉपिक गुजरा है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम इन मंजिल वर्ब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल को जानेंगे और इनके फिक्रे हम एक अलग सेशन में करेंगे प्रैक्टिस के साथ। तो सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं डायनामिक और स्टैटिक के दरमियान। अब इन दोनों में आप फर्क कर सकते हैं और दोनों को फर्क के साथ आप याद कर सकते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, हरकत, मुतहर्रिक, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ये साकिन होते हैं। अब ये साकिन और मुतहर्रिक वर्ब क्या होते हैं, तो इनमें एक सिंपल सी हमारे पास डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास डिफिनेशन है कि डिस्क्राइब अ फिजिकल एक्शन और एक्टिविटी, तो डायनामिक में आप हमारे पास क्या हो सकता है, डायनामिक जो हमारे पास नाउन होता है इसमें हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कोई ऐसा नाउन होता है जिसमें हमारे पास जिस्मानी कोई काम होता है या साथ ही साथ हमारे पास इसके अंदर कोई एक्शन भी होता है, फिजिकल एक्टिविटी या एक्शन जिसके अंदर होता है। तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं डायनामिक, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं डायनामिक वर्ब। ऐसा वर्ब जिसमें हमारे पास कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई फिजिकल एक्शन हो, जबकि इसके मुकाबले हमारे पास जो स्टैटिक होगा उसके अंदर हमारे पास ये बिल्कुल इसके मुखालिफ होगा। पहली बात, डायनामिक वर्ब के बिल्कुल स्टैटिक वर्ब मुखालिफ होगा, एंड इसके अंदर फिर हमारे पास क्या होगा कि इट डिस्क्राइब स्टेट और फीलिंग्स। तो हमारे पास स्टैटिक के अंदर क्या होगा, स्टैटिक में हमारे पास क्या करेगा, डिस्क्राइब्स फीलिंग्स और स्टेट, यानी ये हालत को बयान करेगा या किसी एहसास को बयान करेगा। यानी जो हमारे पास एक्शन या एक्टिविटी को बयान करता है बस ऐसे वर्ब को हम कहते हैं डायनामिक वर्ब, और जो हमारे पास फीलिंग और स्टेट को डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल है कि वांट, किसी चीज को चाहना। अब चाहना कोई काम एंड ऐसी एक्टिविटी नहीं है या कोई डायरेक्ट अमल नहीं है, वर्ब तो है लेकिन ये एक फीलिंग को बताता है कि कोई बंदा किसी चीज को चाहता है। या इसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल भी है, नीड हो गया, लाइक हो गया, हमारे पास नीड, अब देखिए जरूरत, ये एक हालत का नाम है, एक एहसास का नाम है, कोई अमल का नाम नहीं है। इस तरीके से हमारे पास लव जो है ये एक हालत का नाम है, हेट जो है हमारे पास एक हालत का नाम है। तो ऐसे नाउन जिसमें हमारे पास किसी हालत के बारे में या किसी एहसास के बारे में, या इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, रियलाइज, किसी चीज को रियलाइज करना, ये भी हमारे पास स्टैटिक वर्ब के अंदर आ सकते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वर्ब्स तो हैं लेकिन ये एक एहसास को या एक हालत को डिफाइन करते हैं। जबकि हमारे पास जो डायनामिक वर्ब होते हैं उसकी एग्जांपल आप किस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास वॉक, चलना, अब ये एक काम का नाम है, एक एक्शन का नाम है, तो इस एक्शन को हम कहते हैं डायनामिक वर्ब। या इसके अलावा से, कहना, या हमारे पास टीच, पढ़ना या पढ़ाना, उसके अलावा हमारे पास रीड हो गया पढ़ने के लिए, राइट हो गया लिखने के लिए। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, डायनामिक वर्ब्स, कि जिसमें कोई अमल का दखल हो, किसी एक्टिविटी की दखल हो। जब स्टैटिक के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती बल्कि एक एहसास को हम डिस्क्राइब करते हैं या एक हालत को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इन दोनों के हमारे पास एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे पहले आप ये याद रख लें कि ऑक्सिलरी वर्ब का हमारे पास दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। इसको हम अक्सर लोग इसको हेल्पिंग वर्ब का नाम भी देते हैं। अब ये उससे भी ज्यादा आसान इसलिए है कि इसको आप नाम से इसकी मानी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हेल्प करता है, वर्ब की हेल्प करता है। असल वर्ब जो फिक्र के अंदर इस्तेमाल होता है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, उससे पहले फिक्र के अंदर ये इस्तेमाल होता है और फिक्र के अंदर असल वर्ब की मदद करता है। इसको इसलिए हम उर्दू में इमदादी फेल भी कहते हैं, इमदाद से निकला है। तो आप लिख सकते हैं कि हेल्प्स द मेन वर्ब, ये किसी मेन वर्ब की हमारे पास हेल्प करता है। और एक और बात यहाँ पे ज़हन में रखें आप कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये एक और बहुत बड़ा काम करता है, ये हमें टेंस की रिकॉग्निशन भी कराता है कि कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं या हमारे पास कौन से टेंस का फिक्र हम बयान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में भी आते हैं, पास्ट में भी आते हैं और फ्यूचर में भी आते हैं। मिसाल के तौर पर अब इज है या एम है या आर है या हैज है या हैव है, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट फिक्र को डिनोट करेंगे। जिस तरह ही इज गोइंग टू स्कूल, अब ये इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का काम करता है।
इसी तरीके से जो हमारे पास वाज है, वर है या हेड है, ये हमारे पास पास्ट के अंदर, पास्ट फिगर के अंदर हमें निशानदेही कराते हैं कि ये फिगर पास्ट वाले हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो वेल और शेल के फिगर इस्तेमाल होते हैं, ये हेल्पिंग हमें फ्यूचर की रिकॉग्निशन करते हैं कि ये फिगर कौन से टेंस के होंगे, फ्यूचर वाले होंगे। तो मतलब ये है हमारे पास कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है असल वर्ब की मदद करने के लिए या हमारे पास टेंस की रिकॉग्निशन करने के लिए, हमें जमाना बताता है कि हम किस जमाने के अंदर बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है? ये हमारे पास 4 चीजों को डिफाइन करता है। इस तरह हमारे पास मौजूद है कि ये पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को और उसके अलावा नेसेसिटी को और इंटेंट को, यानी हमारे पास एक तो ये पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है, इसके अलावा एबिलिटी को भी डिफाइन करता है, इसके अलावा हमारे पास इंटेंट को भी ये डिफाइन करता है और उसके अलावा हमारे पास ये नेसेसिटी को भी डिफाइन करता है। यानी हमारे पास ये किसी मुमकिनियत को, यानी कोई बात मुमकिन है या नहीं है फिक्र के अंदर, ये उसको डिफाइन करता है, उसको डिनोट करता है। या किसी बंदे के अंदर, एक चीज के अंदर कोई खूबी है, उस खूबी को भी ये मॉडल वर्ब डिफाइन करता है। या इंटेंट कहते हैं इरादे को, इरादे को भी ये डिफाइन करता है। इसके अलावा नेसेसिटी, जरूरत को भी ये डिफाइन करता है। यानी कि डिफाइंस ऑल दीस 4 थिंग्स। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? में, जिस तरह हम कहते हैं ना में, शायद, या मिसाल के तौर पर हमारे पास माइट भी आ सकता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे फिक्रे, यानी जो जरूरत को या इरादे को या अहलियत को या हमारे पास मुमकिनियत को, यानी किसी मुमकिन बात की तस्दीक करने के लिए हम मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। कुड भी आ सकते हैं हमारे पास इसके एग्जांपल में, कैन, कुड, वुड, ये सारे हमारे पास मॉडल वर्ब की एग्जांपल्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के दरमियान फर्क होगा। इनमें आप फर्क को फाइंड करें तो फिर आपको आसानी होगी। ट्रांजिटिव हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जो जिसके यानी फिक्र के अंदर जब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का लगाना जरूरी होता है। यानी आप यहां पे इसके अंदर फर्क लिख ले, फिर आपको आसानी समझ आएगी। ट्रांजिटिव और फिर इसके मुकाबले में आप लिख सकते हैं कि इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव होता है इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव जब फिक्र के अंदर कोई वर्ब इस्तेमाल होगा तो इस वर्ब के लिए फिक्र के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट के बगैर ये ट्रांजिटिव जो हमारे पास है, ये भी एक बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट के बगैर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसके अंदर इस फिक्रों के अंदर या इस वर्ब के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट जरूर लगेगा फिक्र के अंदर। जबकि हमारे पास इंट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी इसको ऑब्जेक्ट की हमारे पास जरूरत नहीं होती। यानी ऐसे वर्ब कि जिसके जो फिक्र में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिक्र के अंदर उस वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तो ऐसे वर्ब को हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और फिक्र के अंदर अगर उस वर्ब के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ना हुआ हो तो उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसकी कुछ एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। क्लीन, लाइक जो हमारे पास होते हैं, मिसाल के तौर पर क्लीन, लाइक, डिसलाइक, या इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरीके से हमारे पास हेट हो गया, वांट हो गया, हेट, वांट, सीक, ये जो हमारे पास वर्ब्स हमारे पास अभी आप इस्तेमाल मैंने कर ली एग्जांपल के तौर पर। अब ये ऐसे वर्ब्स हैं कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। क्लीन एक वर्ब है, साफ करना। अगर मैं सिर्फ कहूं कि ही क्लीन्स, वो साफ करती है, सॉरी साफ करता है, तो अब हमें पता नहीं चलता कि वो क्या साफ करता है। यानी इस वर्ब से हमें मुकम्मल फिक्र की निशानदेही नहीं होती। अब इसके लिए आखिर में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। या लाइक के लिए, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, तो उसके लिए इसकी जरूरत, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। इस तरीके से डिसलाइक, नापसंद करना, या हेट, किसी से नफरत करना, या वांट, चाहना, या से कहना, तो ऐसे वर्ब कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी फिक्र के अंदर तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल क्या होगी? इसकी मिसाल भी हमारे पास कुछ पड़ी हैं। जिस तरह हमारे पास हो गया
रन हो गया, टॉक हो गया, स्लीप हो गया, सिट हो गया। जिस तरह हमारे पास टॉक, रन, स्लीप, से हमारे पास राइट भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब टॉक से पता चलता है कि वो बात करता है, तो रन से पता चलता है कि वो भागता है, या स्लीप से हमें मुकम्मल पता चल सकता है, राइट से हमें मुकम्मल पता चल सकता है कि वो एक मखसूस काम करता है। तो जब इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। बाज़ औक़ात मैंने आप जैसे आपको पहले बता दिया कि बाज़ औक़ात ट्रांजिटिव के साथ भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अमूमन या अक्सर औक़ात इनके साथ आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा और इनके साथ हमारे पास आखिर में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के दरमियान एक छोटा सा मुख्तसर सा फर्क था। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट दो वर्ब्स हैं उनमें से एक है रेगुलर वर्ब और एक है इर्रेगुलर वर्ब। ये वही बात है, फिर आप इन दोनों में मिसाल डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है बाकायदा यानी तरतीब के साथ, और दूसरा हमारे पास होगा इर्रेगुलर। अब इसमें क्या फर्क है, इनमें भी छोटा सा फर्क है। यानी ऐसे वर्ब कि जो यानी नॉर्मल अंदाज में जिसका इख्तिताम हो, यानी ऐसे वर्ब जिसका इख्तिताम हमारे पास नॉर्मल तरीके से होता हो, या जो फॉर्मल तरीके से आप इसको कह सकते हैं होता हो। यानी अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं तो एक आसान सा फॉर्मूला इसके लिए क्या है कि ये जो वर्ब होते हैं जब इसके आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं कहता हूं कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेटर और बेस्ट इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो जब इन ऐसे वर्ब्स के जब आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उनके आखिर में हमारे पास उसका इख्तिताम होगा हमारे पास ईडी के साथ, ईडी के साथ, यानी एंडिंग विद ईडी while making second या थर्ड फॉर्म ऑफ these verbs। यानी इन वर्ब्स के जब आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इनका इख्तिताम ईडी होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल समझाता हूं। जिस तरह हमारे पास एक वर्ड है इब्जार, जज़ब करना, तो जब इब्जार को आप उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, मिसाल के तौर पर इब्जार तो क्या बनेगा, इब्जार्ड, उसके आखिर में ईडी आ गया, फिर थर्ड के अंदर फिर इब्जार्ड, ईडी आ गया। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं, या इस तरह एक और एग्जांपल मैं आपको, चलो आप इधर पे देख लें। इब्जार ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म बनाते वक्त हम क्या लिखते हैं, इब्जार्ड, यानी ये ईडी का इजाफा हो गया, इसके इख्तिताम हमारे पास ईडी पे हो गया, या इसके अलावा इसका थर्ड फॉर्म फिर इब्जार्ड बनेगा। इसी तरीके से एक और वर्ड है अचीव, हासिल करना। अब इसका भी बनाते वक्त हमारे पास अचीव्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब, कि जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त उसका इख्तिताम ईडी पे होता हो। और इर्रेगुलर क्या होते हैं, वो तो सिंपल सा होते हैं, यानी इसकी एक खास कानून की जरूरत नहीं होती। इसमें हमारे पास क्या होता है कि यूनिक पैटर्न इसका होता है। इसका एक पैटर्न क्या होता है, यूनिक, यानी आप इसकी यहाँ पे एक डिफिनीशन लिख सकते हैं कि यूनिक पैटर्न इसका होता है, यूनिक पैटर्न ऑफ मेकिंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, of making second and third form of the verbs। यानी जब आप इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इनकी एक यूनिक फॉर्म, मिसाल के तौर पर जिस तरह राइट, रोट, रिटन सारे मुख्तलिफ हैं। इस तरीके से हमारे पास रीड, रेड, रेड सारे एक जैसे हैं, या डू, डिड, डन सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब, कि जो यूनिक पैटर्न पे जिसका इख्तिताम हो और जिसका इख्तिताम सिर्फ ईडी पे हो, तो उसको हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेजल वर्ब। अब ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक वर्ब है और आसान भी बहुत है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो असल वर्ब होता है उसके पहले टू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यानी आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक्चुअली दे आर फ्रेजेस। पहली बात तो ये आप यहाँ पे ज़हन में रखें, फ्रेजल वर्ब जो है वो निकला है फ्रेज। जिस तरह आपने D1 के अंदर पढ़ा था कि फ्रेज कैसे कहते हैं। फ्रेज हमारे पास ऐसे फिक्र को कहते हैं जो फिक्र ना मुकम्मल हो, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो। तो असल में फ्रेजल वर्ब एक किस्म के फ्रेज होते हैं और ये ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनमें दो अल्फाज का मजमूआ, यानी आप ये लिख सकते हैं कि एक्चुअली दे आर फ्रेजेस। दरअसल ये हमारे पास असल में होते हैं फ्रेजेस। और डिफिनीशन इसकी फिर क्या बनेगी, डिफिनीशन इसकी ये बनेगी कि ये दो अल्फाजों का मजमू होते हैं। यानी हमारे पास ये मेड, या हमारे पास दो अल्फाज हैं, टू आर
मोर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पास दो अल्फाज हो। एंड टू और मोर देन टू वर्ड्स की जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, फिर उससे जो हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। अब इसकी कुछ एग्जांपल हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह हमारे पास एक है आस्क अराउंड, ये एक वर्ड है आस्क अराउंड, ये इसकी हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास इसकी एग्जांपल है। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं कि जो दो अल्फाज से बने हों। असल में आप देखना, आस्क एक वर्ड है और अराउंड एक वर्ड है, तो दो अल्फाज से एक लफ्ज बना है, और ये आस्क अराउंड असल में क्या है, फ्रेज है, तो ये फ्रेज का भी काम करता है और हमारे पास फ्रेजल वर्ब भी कहलाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास है ब्लो अप। ब्लो अप आप देखिए यहाँ पे दो अल्फाज से बना है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। उसके अलावा एक और एग्जांपल है कि ब्रेक डाउन, जिस तरह हमारे पास है ब्रेक डाउन, इस चीज को तोड़ना वगैरह, तो ये भी हमारे पास दो अल्फाज से बना है। तो ऐसे हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, जो असल में फ्रेज का काम करते हैं और दो बातों का तीन चार अल्फाज से भी बन सकते हैं, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। और फिर हमारे पास एक और वर्ब है जिसको हम कहते हैं जेरोन। जेरोन, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले हमारे पास एक गुजरा है टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर जेंडर, उसमें और इसमें फर्क है, वो जेंडर है, ये जेरोन है। अब जेरोन क्या होते हैं, जेरोन असल में हमारे पास वर्ब्स होते हैं और ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको रूल तो पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का, कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, यानी वर्ब हमारे पास तकरीबन दरमियान में लगता है। लेकिन ये एक ऐसा वर्ब है जो या तो शुरू में लगेगा सब्जेक्ट की जगह पे या लगेगा आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह पे। और इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान बहुत आसान है। जब ये वर्ड शुरू में लगेगा तो इस वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, इस वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर आप डेफिनेशन पहले लिख लें, ये हमारे पास प्लेस्ड एट द सब्जेक्ट्स प्लेस या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस के अंदर ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल कैसे होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी की हालत में, यानी पार्टिसिपल की हालत में ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब ये स्विमिंग जो है शुरू में इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे, अब ये स्विमिंग जो हमारे पास होगा वो जेरोन कहलाएगा। इसी तरीके से आखिर में भी इस्तेमाल होता है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो जाए या ऑब्जेक्ट की जगह पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो जाए, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, जेरोन कहेंगे। इसके अलावा एक दो और वर्ब हैं जिसमें से एक मशहूर हमारे पास है विविड वर्ब, इसको भी आप ज़हन में रख लें। बाद औक़ात ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जब आप सीएसएस वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, तो विविड वर्ब किसे कहते हैं कि ये हमारे पास जिसको उर्दू में कहते हैं शौक वर्ब। शौक का मतलब यानी ऐसा वर्ब कि असल वर्ब को आप रिप्लेस कर लें किसी दूसरे साइनोनिम वर्ड के साथ। मिसाल के तौर पर एक फिक्र के अंदर अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फॉरगिव का, माफी के लिए, तो आप उस फॉरगिव को एपोलोजाइज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों की मानी हमारे पास सेम हो जाएगी। या अगर हमारे पास गुड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो गुड की जगह पे आप वेल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब अच्छा होता है। या फेयर का लफ्ज इस्तेमाल, यानी असल जो हमारे पास वर्ड होता है वर्ब का, उसकी जगह पे कोई दूसरा सेम मानी वाला वर्ब आप इस्तेमाल करें और फिक्र को हमारे पास ये खूबसूरती देता है और फिक्र को एक मजबूती भी देता है, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं विविड वर्ब। एक और है जो बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव्स। और ये ऐसे वर्ब होते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे एक इशारे आपको दिया था फ्रेजल वर्ब के अंदर के, ऐसे ये हमारे पास असल में इन्फिनेटिव के अंदर इस्तेमाल होता है कि ऐसा वर्ब कि जिससे पहले हमारे पास टू का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल भी मौजूद हैं, हमारे पास लिखा है कि टू यूज वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ द वर्ब, और इसकी एग्जांपल क्या है, टू फॉरगिव, टू ईट, टू स्लीप। जिस तरह हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं, टू ईट खाना, टू स्लीप सोना, या टू एपोलोजाइज या किसी को माफ करना। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स, कि वर्ब तो इस्तेमाल हो लेकिन उससे पहले हमारे पास टू का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। और विविड हम उन वर्ब्स को कहते हैं कि उनकी जगह पे कोई और हम सेम मानी वाला वर्ब इस्तेमाल कर लें और फिक्र को एक मजबूती मिल जाए।